Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is greenwashing tech sprint. तो हम जानेंगे ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट के बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन द एप्लीकेशन विंडो फॉर फर्म्स एंड इनोवेटर टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल फाइनेंसिंग इनोवेशन नेटवर्क ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने ओपन कर दिया है एप्लीकेशन विंडो को फर्म्स और इनोवेटर के लिए को पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट पे. ये इनिशिएटिव के बारे में हम जान ले तो GFIN जो है ये पहला इवर ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट है जो कि एक साल लाता है 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर को जिसमें कि RBI भी है, साथ साथ फर्म और इनोवेटर को भी, ताकि वो एड्रेस कर सके जो प्रायोरिटी है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ESG इश्यू का और मिटिगेट कर सके जो रिस्क है ग्रीन वॉशिंग का फाइनेंशियल सर्विस को लेके. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक स्प्रिंट इज टू डेवलप अ टूल दैट कैन हेल्प रेगुलेटर एंड मार्केट इफेक्टिवली टैकल द डिसेप्टिव प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन वॉशिंग. ऑब्जेक्टिव है टेक स्प्रिंट का कि डेवलप करे एक टूल को जो कि मदद करे रेगुलेटर को, मार्केट को इफेक्टिवली टैकल कर सके डिसेप्टिव प्रैक्टिस को ग्रीन वॉशिंग का. ग्रीन वॉशिंग मिसलीड मार्केटिंग दैट फॉल्सली पोर्ट्रे पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और सोशल आउटकम. ग्रीन वॉशिंग होता है क्या? तो मिसलीडिंग मार्केटिंग या फॉल्सली जो पोर्ट्रे किया जाता है पॉजिटिव इन्वायरमेंटल या सोशल आउटकम को, उसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं. ESG फ्रेमवर्क के बारे में हम जान ले. It helps stakeholders such as investor and customer understand how an organization manage its environmental responsibility, social impact and corporate governance practices. ये मदद करता है स्टेक होल्डर को जैसे कि इन्वेस्टर या कस्टमर को समझने में कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है इसके इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को. क्या स्टेटस है इंडिया पे ESG का? इंडिया जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए ESG रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस करके बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR फ्रेमवर्क को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से. BRSR फ्रेमवर्क के बारे में भी हम जान ले. BRSR framework aims to connect a company financial performance with its ESG practices. It has been mandated for the top 1000 listed entities in terms of market capitalization starting from financial year 2022-23. जो BRSR फ्रेमवर्क है इसका मकसद है कनेक्ट करना कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ESG प्रैक्टिस के साथ. इसको मैंडेट किया गया है टॉप 1000 लिस्टेड इंटाइटीज के लिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके वैल्यू के अनुसार, जो कि स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से. GFIN Global Financial Innovation Network. GFIN was launched in 2019 by international financial regulator and organization with the aim of supporting financial innovation and identifying regulatory gap in emerging technology across different sectors. GFIN को लॉन्च किया गया था 2019 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इसका मकसद है सपोर्ट करना फाइनेंशियल इनोवेशन को और आइडेंटिफाई करना रेगुलेटरी गैप को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके अलग अलग सेक्टर पे. इट एक्ट एज ए सर्विलेंस टूल टू डिटेक्ट इश्यू बिफोर दे बिकम प्रॉब्लमेटिक. ये काम करता है एक सर्विलेंस टूल के तौर पे ताकि डिटेक्ट किया जा सके इश्यू को उसके प्रॉब्लमेटिक होने के पहले ही. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन. हम जानेंगे सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में. इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन जो था आपका 2000 KN सेमी क्रायोजेनिक इंजन का, यह भी हाल ही में टेस्ट किया गया है जिसको कि न्यूली कमीशन सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेट टेस्ट फैसिलिटी जो है आपका इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु पे वहां पे किया गया है इसरो के द्वारा. It was the first in a series of tests planned to validate the design of a propellant fit system, including low pressure and high pressure turbopump, gas generator and control component. ये पहला इस सीरीज का टेस्ट जिसको कि प्लान किया गया था वैलिडेट करने के लिए जो डिजाइन था प्रोपेलेंट फिट सिस्टम जिसमें कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्बो पंप, गैस जनरेटर और कंट्रोल कंपोनेंट भी आते हैं. सेमी क्रायोजेनिक इंजन. Semi-cryogenic engine are a type of rocket engine that use a combination of liquid and gaseous propellant. They are called semi-cryogenic because they operate at temperature higher than cryogenic engine but still colder than traditional liquid rocket engine. सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो टाइप है रॉकेट इंजन का जो कि उपयोग करता है कॉम्बिनेशन लिक्विड और गैसियस प्रोपेलेंट का. ये जो है जिसको हम सेमी क्रायोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑपरेट करता है टेम्परेचर पे जो कि हायर होता है क्रायोजेनिक इंजन से लेकिन कोल्डर होता है ट्रेडिशनल लिक्विड रॉकेट इंजन के कंपैरिजन पे. सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका उपयोग किया जाता है रिफाइन करने के लिए किरोसिन को इंस्टेड ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन के जगह पे. लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजर और जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीडाइजर के तौर पे. सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम प्रोजेक्ट ये इन्वाइजेक्ट करता है जो डिजाइन और डेवलपमेंट है हमारा
2000 केएन सेमी क्रायोजेनिक इंजन का और HC-120 स्टेज का, जो कि इनेबल करेगा डेवलपमेंट में हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी को फ्यूचर इंडियन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एक्जोटिक एनिमल। तो हम जानेंगे जो रेगुलेट करने की बात कही गई है कैप्टिव ब्रीडिंग को एक्जोटिक एनिमल के लिए। इंडिया बिगिंस रेगुलेटिंग द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एक्जोटिक एनिमल थ्रू अ लाइसेंसिंग सिस्टम। भारत जो है वो रेगुलेट करेगा कैप्टिव ब्रीडिंग को एक्जोटिक एनिमल का लाइसेंसिंग सिस्टम के माध्यम से। Those who breed exotic species protected under and listed in Appendix 1 of Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 2022 can now obtain Breeder of Species license under the Breeder of Species License Rule 2023। जो भी ब्रीड करेंगे एक्जोटिक स्पीसीज को जिसको कि प्रोटेक्ट किया गया हो साइट के और अंतर्गत और अगर रखा गया हो अपेंडिक्स 1 में शेड्यूल 4 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 पे, तो उनको अब ब्रीडर ऑफ स्पीसीज लाइसेंस लेना होगा अंडर ब्रीडर ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल 2023 के अंतर्गत। अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 4 इज इंडेंजर एक्जोटिक एनिमल, रेड पांडा, वेरियस स्पीसीज ऑफ डॉग, वुल्फ्स, कैट, एप्स, चिंपैंजी, गिबन्स एंड प्लांट एंड इंपोर्ट रूल आर स्ट्रिक्टर फॉर देम। जो अपेंडिक्स 1 है शेड्यूल 4 का, ये इंडेंजर एक्जोटिक एनिमल्स के लिए है, जिसमें रेड पांडा, बहुत सारे स्पीसीज डॉग्स के, वुल्फ्स के, कैट के, एप्स के, चिंपांजी के, गिबन्स के आते हैं, साथ साथ प्लांट भी है। और जो इंपोर्ट रूल होता है ये इनके लिए स्ट्रिक्टर होता है। व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग? कैप्टिव ब्रीडिंग होता क्या है? Captive breeding refers to the practice of breeding and raising wild animal in controlled environments such as zoo, wildlife center or specialized facility with the purpose of conserving and protecting endangered or threatened species। कैप्टिव ब्रीडिंग द्वारा ये रिफर किया जाता है वैसे प्रैक्टिस को ब्रीडिंग या रेज करने का वाइल्ड एनिमल को कॉन्ट्रैक्टेड कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे कि जू हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंटर हो गया, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी हो गया। इसका पर्पस है कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना इंडेंजर या थ्रेटन स्पीसीज को। The goal of captive breeding program is to increase the population size of rare species and if possible reintroduce individual back into their natural habitat। जो गोल है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का कि इंक्रीज किया जाए पॉपुलेशन साइज को रेयर स्पीसीज का और अगर पॉसिबल हो सके तो रीइंट्रोड्यूस किया जाए इंडिविजुअल को वापस से उनके नेचुरल हैबिटेट पे। Captive breeding of exotic species protected under CITE was not regulated in the Indian law until the recent amendment to the Wildlife Protection Amendment Act 2022। जो कैप्टिव ब्रीडिंग था एक्जोटिक स्पीसीज का जिसको प्रोटेक्ट किया गया था साइट के अंतर्गत, इसको नहीं रेगुलेट किया गया था इंडियन लॉ के द्वारा जब तक कि रिसेंट अमेंडमेंट नहीं किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट इंप्लीमेंट RPWD एक्ट 2016। PIB की न्यूज है। गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं RPW एक्ट को 2016 का, जानेंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented the Right of Person with Disability Act 2016 to establish accessibility standard for person with disability। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इम्प्लीमेंट कर रही है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPW एक्ट 2016 का, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड को पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। व्हाट आर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? क्या एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए? एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी रिफर टू गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन that aims to ensure equal access and participation for individual with disability in various environment and services। This standard covers different aspects of accessibility, physical environment, transportation, information and communication, technology and public facility। जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ये रिफर करता है गाइडलाइंस और रेगुलेशन को जिसका मकसद है इंश्योर करना इक्वल एक्सेस को और पार्टिसिपेशन को इंडिविजुअल के लिए जो डिसेबल है और वेरियस एनवायरनमेंट और सर्विसेज के लिए। ये जो स्टैंडर्ड है ये कवर करता है अलग अलग एक्सेस को एक्सेसिबिलिटी के लिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक फैसिलिटी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, क्या स्टेटस है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी का भारत में? देयर आर अबाउट 2.68 करोड़ 2.221 of population people with disability in India according to 2011 census of India। तो अप्रोक्सीमेटली 2.68 करोड़ 2.21% जो है पॉपुलेशन भारत का वो डिसेबल है 2011 के सेंसस के अनुसार। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम जानेंगे जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड की बात कही गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, इसका मकसद क्या है? प्रोवाइड एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। प्रोवाइड करना एक्सेस मेडिकल सर्विस का पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, चाहे वो प्रिवेंटिव हो, क्यूरेटिव हो, रिहेबिलिटेटिव हो। बैरियर्स की अगर हम बात करें इनके लिए, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, लो एम्प्लॉयमेंट रेट एंड इनएडुकेट हेल्थ केयर सर्विस। लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का, कमी है एम्प्लॉयमेंट रेट की और इनएडुकेट हेल्थ केयर सर्विस, ये बैरियर है।
की एस्पेक्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड के लिए? तो फिजिकल इन्वायरमेंट, एग्जांपल रैम्प्स एंड एक्सेसिबल एंट्रेंस, बैरियर फ्री पाथवे, एक्सेसिबल पार्किंग स्पेस, एलिवेटर एंड लिफ्ट फॉर वर्टिकल एक्सेसिबिलिटी, यानी रैम्प या एक्सेसिबल एंट्रेंस होना चाहिए, बैरियर फ्री पाथवे होना चाहिए, एक्सेसिबल पार्किंग स्पेस होना चाहिए, एलिवेटर और लिफ्ट होना चाहिए वर्टिकल एक्सेसिबिलिटी के लिए। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेसिबल बस, ट्रेन और स्टेशन होना चाहिए, व्हील चेयर, लैंप, लिफ्ट होना चाहिए, ऑडिबल या विजुअल अनाउंसमेंट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्क्रीन रीडर कंपेटेबिलिटी, कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी, अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज, ये सारे टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सेसिबल फॉर्मेट होना चाहिए प्रिंटेड मटेरियल का, कैप्शनिंग और ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ऑडियो विजुअल कंटेंट का, और एक्सेसिबल वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, कन्वेंशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों में हम जान ले तो कन्वेंशनल जो लिया गया है तो इंडिया ने रेटिफाई किया है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को। India is a signatory to the BIACO Millennium Framework and the Declaration on Full Participation and Equality of People with Disability in the Asia Pacific Region। और भारत सिग्नेटरी है बियाको मिलेनियम फ्रेमवर्क एंड डिक्लेरेशन ऑन फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन का। इनकॉन स्ट्रेटेजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक, ये सारे इनिशिएटिव जो है कन्वेंशन लेवल पर लिए गए भारत के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 41 है डीपीएसपी का, ये कहता है कि स्टेट जो है वो इफेक्टिव प्रोविजन बनाए डिसेबलमेंट के केस में। 7th शेड्यूल क्या कहता है, जो सब्जेक्ट है रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, इसको स्पेसिफाई किया गया है स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के। लेजिस्लेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो जो अधिकार है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, इसमें इंक्रीज किया गया है जो नंबर है डिसेबिलिटी का 7 कंडीशन से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो गया। जो बदलाव आया एटीट्यूड में तो जो फोकस है डिसेबिलिटी का उसको शिफ्ट कर दिया गया है इंडिविजुअल से सोसाइटी के ऊपर, जैसे कि मेडिकल मॉडल हो गया डिसेबिलिटी का, सोशल और ह्यूमन राइट मॉडल हो गया डिसेबिलिटी का। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन है, इसको स्टैब्लिश किया गया है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल हो गया बीआईएस स्टैंडर्ड IS 17802, फोकस ऑन एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईसीटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजी लेवल पे काम किया गया है। मीजल्स जिसकी आवश्यकता है तो स्ट्रेंथन करना होगा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम को, जिसमें कि अर्ली स्क्रीनिंग होना चाहिए सारे चिल्ड्रन का, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया था केरला के सक्सेसफुल कॉम्प्रिहेंसिव न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम में। एम्बरेज करना होगा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन अप्रोच को, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके जो एबिलिटी है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी का। इंक्रीज करना होगा पब्लिक अवेयरनेस को और समझना होगा डिसेबिलिटी को सोशल कैंपेन के माध्यम से, जो कि चैलेंज कर रहा है स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप को। इंकरेज करना होगा इंक्लूसिवनेस को, ट्रांजिट करते हुए इंडिविजुअल को स्पेशल स्कूल से मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट की ओर। प्रमोट करना होगा डाइवर्स रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो हम जानेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में। एमी पॉप फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट जो है इनको इलेक्ट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए, जो कि इनको पहली वुमेन बनाता है जो कि होल्ड कर रही है इस पोजीशन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस और एडवाइस को, जो कंसर्न रखता है माइग्रेशन से गवर्नमेंट और माइग्रेंट के लिए। ये इंक्लूड करता है रेफ्यूजी को, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड माइग्रेंट वर्कर को। ओरिजिन की अगर इसकी हम बात करें तो IOM को स्टेब्लिश किया गया था 1951 में इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के तौर पे यूरोपियन माइग्रेशन के, ताकि ये मदद कर सके रिसेटल करने में जो पीपल डिस्प्लेस हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। स्टेटस क्या है इसका यूएन पे, इसको परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूएन जनरल असेंबली में 1992 पे, और ये पार्ट है यूएन का। अब मेजर रिपोर्ट की अगर इसकी हम बात करें तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है हर एक साल इनके द्वारा। काम की अगर इनकी बात करें तो IOM वर्क करता है 4 ब्रॉड एरिया में माइग्रेशन मैनेजमेंट के लिए। कौन कौन सा? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेटिंग माइग्रेशन, रेगुलेटिंग माइग्रेशन एंड फोर्स माइग्रेशन। मेंबर्स की अगर बात करें तो कितने कंट्रीज के मेंबर है, तो अभी इसमें 125 मेंबर स्टेट है, इंडिया भी मेंबर है IOM का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत इसका मेंबर है कि नहीं। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? IOM जो है प्रीडोमिनेंटली अमेरिकन लीडरशिप है इसमें। ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल एड्रेस करने में ग्लोबल माइग्रेशन चैलेंज को, प्रोवाइड कर रहा है मदद माइग्रेंट को और साथ साथ एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को माइग्रेशन रिलेटेड पॉलिसी को लेके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।